हाँ बच्चों, जैसे कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जावा के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, जावा जो है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। क्यों है? तो इसके पीछे हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे भी ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जावा के अंदर जो जावा को मोर पावरफुल लैंग्वेज बनाते हैं। तो इन फीचर्स में आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने यहाँ नोट आउट कर दिए हैं। जावा सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रोबस्ट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनेमिक लैंग्वेज है। थैंक यू। तो ये सारे फीचर्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है जावा सिंपल। बच्चों, जावा जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। क्यों लैंग्वेज सिंपल है? क्योंकि इसके जो सिंटेक्स है वो बहुत ही आसान है, क्लियर है। हम आसानी से इसके सिंटेक्स को लिख सकते हैं, आसानी से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, आसानी से हम इसके अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। जावा के जो सिंटेक्स है वो C++ की तरह, मतलब C++ से मिलते जुलते सिंटेक्स है। जैसे कि आपने C++ लैंग्वेज सीखी थी, ठीक उसी तरीके से आप जावा की जो है वो आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हो। इसके अलावा और कौन से फीचर्स हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जावा के अंदर पॉइंटर नहीं है। जावा के अंदर क्या नहीं है? पॉइंटर नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स है वो इस लैंग्वेज से हटा दिए गए हैं। यही वजह है कि जावा जो है वो सिंपल लैंग्वेज है। और लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है कि हमें जो है जावा के अंदर जो है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी होती है। मतलब C++ के अंदर क्या था कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद बनाते थे तो आपको न्यू ऑपरेटर का यूज करना पड़ता था और फिर आपको डिलीट ऑपरेटर का यूज करके उसको मैनुअली डिलीट करना पड़ता था। क्योंकि अगर आपने खुद ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ऑपरेटर का यूज करके, तो जब तक आप डिलीट ऑपरेटर का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिलीज नहीं करते थे तब तक वो मेमोरी से रिलीज नहीं होता था। इसका मतलब मेमोरी वेस्टेज होती थी। जबकि जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा के अंदर क्या होता है, मेमोरी स्कैन होती रहती है। जहां कहीं भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको अनरेफरेंस्ड है, जिसका कोई लिंक नहीं है, जिसका यूज हो चुका है, अब कोई यूज नहीं हो रहा, तो उसको जो है वो गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी के तहत उसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। इससे मेमोरी जो है वो वेस्टेज बचता है। तो इसलिए सिंटेक्स की वजह से, कॉम्प्लेक्स जो फीचर्स है वो हटाने की वजह से और गार्बेज कलेक्शन की वजह से जावा जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर की तरफ हम चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें कोई शक नहीं कि जावा जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा जो है वो क्या है, एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। डिफरेंस ये है कि C++ एक पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, क्योंकि उसके अंदर हम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम बना सकते थे और क्लास ऑब्जेक्ट के साथ भी प्रोग्राम बना सकते थे। लेकिन C++ के अंदर अगर आप क्लास भी बनाते थे तो आप जो मेन मेथड है वो क्लास के बाहर लेते थे। लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जावा एक प्योर और ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मीन्स हो गया कि सब कुछ जो है इस लैंग्वेज के अंदर क्लास के अंदर ही होता है। यहाँ तक कि मेन मेथड को भी आपको किसके अंदर लेना पड़ता है, क्लास के अंदर लेना पड़ता है। यही वजह है जो इसको जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, ये सारे के सारे फीचर्स किसके अंदर अवेलेबल है, जावा के अंदर अवेलेबल है। तो जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला पॉइंट दिया हुआ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब अगर किसी लैंग्वेज में बनाया हुआ प्रोग्राम आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवा लो तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। दोबारा सुनिए,
अगर आपने किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाया और अब आप उस प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, चाहे आपने विंडो में बनाया हो, अब आप उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर एग्जीक्यूट करवा सको तो उस लैंग्वेज को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था कि जब सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप कंपाइल करते थे तो ऑब्जेक्ट कोड बनता था और वो ऑब्जेक्ट कोड केवल मशीन डिपेंडेंट होता था। केवल जैसे सपोज करो कि आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया, आपने उसको कंपाइल किया तो क्या बन गया, डॉट ओबीजे फाइल बन गई, ऑब्जेक्ट कोड बन गया। अब अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको एग्जीक्यूट करवाते हो तब तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करवाओगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी वजह से हम सी और सी प्लस प्लस को मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर सॉरी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद में आगे दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है और एक हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। तो चूंकि जावा जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवाई जा सकती है, इसलिए जावा जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और जावा के दो पार्ट होते हैं, एक तो JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और दूसरा होता है API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API क्या होता है? API एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर 1000 ऑफ क्लासेस मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा का कोड आपने एक बार लिख दिया तो आप उसको बार बार अन्य किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है सिक्योर्ड। जावा जो है वो सिक्योर लैंग्वेज है। जावा के यूज करके हम वायरस फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वायरस बनाने वाले जो कंसेप्ट थे, जैसे पॉइंटर का यूज करके हम वायरस वगैरह बना सकते हैं, तो ये जो कंसेप्ट है वो जावा से हटा दिए गए हैं। इसी वजह से जावा जो है वो सिक्योर लैंग्वेज हो गई। जावा के अंदर और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी है, जैसे कि क्लास लोडर है, बाइट कोड वेरीफायर है, सिक्योरिटी मैनेजर है। क्लास लोडर का काम क्या होता है कि जब आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये क्लास को लोड करता है किसमें, JVM के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से बाइट कोडर की अगर हम बात करें, बाइट कोड वेरीफायर, कि जब आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड बनता है, तो बाइट कोड के अंदर कोई इलीगल कोड ऐड ना हो जाए, तो ये वेरीफाई करने का काम किसका होता है, बाइट कोड वेरीफायर का होता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी मैनेजर है। तो मतलब ये सारी फंक्शनलिटीज जो है वो जावा के अंदर अवेलेबल है, जो जावा को मोर सिक्योर और वायरस फ्री बनाती है। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें रोबस्ट जैसे कि पहली लाइन में दिया हुआ है कि रोबस्ट का मतलब सिंपल से होता है। जावा रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग से होता है। जावा जो है एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, एक रोबस्ट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है, एक तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है। दूसरा, इसके अंदर पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है, जो इसकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको कम कर देता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट दिया है गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी, कि जावा के अंदर जो है ऑटोमेटिक जो है गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी, जावा के अंदर जो है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो है मेमोरी को स्कैन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जब भी कोई अनयूज्ड ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको जो है वहां से फ्री कर दिया जाता है, जिससे मेमोरी जो है वो फ्री हो जाती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग और टाइप चेकिंग मैकेनिज्म। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि रन टाइम एरर जब भी आएगी, जावा के अंदर जो है वो ट्राई, केज और फाइनली जैसे कीवर्ड अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम रन टाइम एरर जब भी जनरेट होगी, जब आप प्रोग्राम को, आपको ये लगता है, जैसे सपोज करो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें डिवाइड बाई जीरो वाली प्रॉब्लम आ जाए। आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और उसमें कोई फॉर्मूला लगा रखा है A डिवाइड बाई B, और कई बार ऐसा होता है कि डिवाइड में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो अगर डिवाइड में जीरो आ जाए तब तो इन्फिनिटी प्राप्त होती है,
तो इसका तो प्रोग्रामिंग में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इससे क्या होती है, रन टाइम एरर जनरेट होती है, एक्सेप्शन जनरेट होती है। तो जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है कि रन टाइम एरर जनरेट होने से, एक्सेप्शन जनरेट होने से पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो जावा को क्या बनाती है, रोबस्ट बनाती है, पावरफुल बनाती है। इसके अलावा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब है कि जावा के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी डेटा टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसका साइज कुछ और है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, अगर हम बात करें, इंटीजर डेटा टाइप होता है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका साइज क्या होता है, 2 बाइट होता है, जबकि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट होता है। जबकि जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा के अंदर चाहे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जावा के अंदर इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट होता है। मतलब इंटीजर डेटा टाइप चाहे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम साइज ऑक्यूपाई करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। तो जावा जो है वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज है। इसके बाद में अगला पॉइंट है पोर्टेबल। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जावा जो है एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज इट फैसिलिटेट यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म, इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंप्लीमेंटेशन। इसका मीन्स ये हुआ, जैसे कि मैं पीछे ही डिक्लेयर कर चुका हूं कि जावा के प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हो तो बाइट कोड बनता है, और बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाया जा सकता है। इसीलिए जावा को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। उसके बाद में अगला पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस का मतलब है कि जावा को कंपाइल करने से बाइट कोड बनता है। ठीक है, बाइट कोड बनता है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटेड दोनों होता है। फाइनली लास्ट में क्या काम करता है, फर्स्ट पॉइंट बताना है? क्या कर रहे हो? फर्स्ट पॉइंट बताना वो आर्किटेक्चरल ई न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल वाला, फर्स्ट वाला है ना आर्किटेक्चर न्यूट्रल वाला सर। आर्किटेक्चर न्यूट्रल से अगर आपको ऊपर समझ में नहीं आ रहा तो देखो इसने क्या कहा, साइज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज फिक्स्ड। जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये जो डेटा टाइप होते हैं इनके साइज जो है वो जावा के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं कि आपने जैसे मान लो आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, और उस सिस्टम की अगर आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, तब अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हो तो उसका साइज जो है वो मेमोरी में, मतलब इंटीजर डेटा टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 बाइट स्पेस लेगा। अब अगर आपका सिस्टम 60 है, क्या कर रहे हो? अब अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 64 बिट है, 64 बिट के केस में क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप जो है 64 बिट के केस में इंटीजर डेटा टाइप जो मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेगा। इसका मतलब सी और सी प्लस प्लस के केस में इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर या डबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, इन प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज जो है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की वो 32 बिट है या 64 बिट है। जबकि जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज क्या होता है, फिक्स होता है। इंटीजर डेटा टाइप का साइज जावा के अंदर 4 बाइट होता है, चाहे वो 32 बिट हो चाहे वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो इसीलिए हम जावा को क्या कहते हैं, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज कहते हैं। बात समझ में? मतलब आर्किटेक्चरल उदासीन है, न्यूट्रल का मतलब क्या, उदासीन, मतलब ये कोई आर्किटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं करती है जावा कि भाई वो 64 बिट है या 32 बिट है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई एक लैंग्वेज जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने आप को स्टेबल कर रही है, कि मुझे चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवा लो, ठीक है भाई, एक पर्सन है, आप उसको कहीं भी ले जाकर के काम करवा लो, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बढ़िया है। ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, हाई परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप जावा के प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हो तो इससे क्या बनता है, बाइट कोड बनता है। और बाइट कोड जो है वो नेटिव कोड से, जैसे नेटिव कोड का मतलब हो गया जैसे C++ से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बाइट कोड की जो परफॉर्मेंस होती है वो हाई होती है, क्योंकि बाइट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। लेकिन नीचे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फिर भी चाहे कुछ भी हो, ये जो दूसरी लैंग्वेज है, इट इज स्टिल ए लिटिल बिट स्लोअर देन ए कंपाइल्ड लैंग्वेज C++। ये कह रहा है कि फिर भी जावा जो है वो जो दूसरी कंपाइल लैंग्वेज है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, कंपाइलर होता है, जैसे C और C++, इनकी अपेक्षा जो है ये थोड़ी सी क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन बाइट कोड की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई होती है। यहाँ हम स्पीड की बात नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो जावा के बारे में क्या लिखा है कि जावा जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद में आगे क्या लगा, क्यों है ये, क्योंकि इट फैसिलिटेट्स यूजर्स टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होते क्या है। जैसे एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की या एक एप्लीकेशन है जिसके आपने कई ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, ठीक है, कई ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। एक यहाँ पर एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूं, उसका ही एक पार्ट दूसरे सिस्टम में यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और एक ऑब्जेक्ट वहां पर बना हुआ है, तो मतलब एक एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन के कई पार्ट बने हुए हैं अलग अलग जगह पर। अब मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट जो बनाया, मैं उसकी इंफॉर्मेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट को भेज सकता हूँ, और दूसरे सिस्टम पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ भेज सकता है। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बोलते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन के अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं, और एक पार्ट जो वो दूसरे पार्ट को इंफॉर्मेशन सेंड कर सके, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जावा का यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसने दो तीन नाम दिए, एक तो इसने दिया RMI और एक दिया EJP की फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? नो सर। EJP की फुल फॉर्म होती है इंटरप्राइज जावा बीन, इंटरप्राइज जावा बीन। और दूसरा है RMI। R का मतलब होता है रिमोट, I का मतलब होता है मेथड, रिमोट मेथड। एक मिनट, EJP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरप्राइज जावा बीन। और RMI की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी रिमोट मेथड, I स्टैंड्स फॉर, मैं आपको बताता हूं अभी। RMI ये क्या है सर? बता रहा हूं, आ रहे हैं तो रुक जा। रिमोट मेथड इनोवेशन। RMI की फुल फॉर्म क्या होती है? इनोवेशन, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, रिमोट मेथड इनोवेशन। इन्वोकेशन। और EJP की फुल फॉर्म होती है इंटरप्राइज जावा बीन, इंटरप्राइज जावा बीन, बीन BEAN बीन। मतलब ये कुछ क्या दी हुई है भाई, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जावा को क्या कहते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, क्योंकि जावा का यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? सर एक बार फिर से समझाना। देखो मैंने यहाँ पर बताया डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जैसे एक एप्लीकेशन को कई पार्ट्स बने हुए हैं, अब मेरे यहाँ एक एप्लीकेशन है जिसका एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बनाया, अब दूसरे सिस्टम पर आप बैठे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट आप उसका वहां पर बना रहे हो। अब मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपके पास भेज सकता हूँ और आप अपने ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मेरे पास भेज सकते हो। प्रैक्टिकली हम डिटेल से डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो है वो इसके बारे में डिटेल में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग से आपके पास जो है ना ये पूरा टॉपिक है, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। हाँ सर एक बार RMI के लिख के बता सकते हो? रिमोट मेथड आई के मतलब क्या था? इनोवेशन है या इनोवेशन है? इन्वोकेशन, इन्वोकेशन INCOVATION। ये है, क्लियर है क्या ये? यस सर। मेथड इन्वोकेशन, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर है मल्टी थ्रेडेड। ये बहुत ही पावरफुल फीचर्स है जो हर लैंग्वेज के अंदर नहीं होता। मल्टी थ्रेडेड को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं कि मल्टी थ्रेडेड क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखते होंगे, जैसे MS वर्ड ओपन कर दो आप, आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। यस सर, जैसे आ रही है। सपोज आपने MS वर्ड ओपन किया, ठीक है। MS वर्ड जब आप ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आपको MS वर्ड ओपन करके दिखाता हूं। जैसे सपोज करो कि मैंने MS वर्ड ओपन किया सिर्फ आपको मल्टी थ्रेडेड समझाने के लिए, ठीक है। अब MS वर्ड सपोज करो मैंने यूज कर लिया। अब MS वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो सपोज करो कि मैं साथ में क्या यहां पर क्या कर रहा हूं, टाइपिंग कर रहा हूं, ठीक है। मैं टाइपिंग कर रहा हूं, ठीक है। आप कई बार देखते होंगे जैसे एक्सेल वगैरह में नॉर्मली आप देखते हो तो यहां पर आपको जो है वो एक टैटू सा कूदता हुआ दिखाई देता है, मे आई हेल्प यू, देखा है या नहीं देखा है? नॉर्मली एक्सेल के अंदर आपको जो हेल्प के लिए कार्टून साइड से कूदता हुआ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? नहीं सर। यस सर। है ना। तो कहने का मतलब ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में क्या होगा, देखो मैं अगर टाइपिंग कर रहा होता हूं ना तब भी वो क्या करता है, कूदता रहता है। इसका मतलब ये जो टाइपिंग मैं कर रहा हूं ये एक अलग प्रोग्राम हो गया, और ये जो कूद रहे हैं ये एक अलग प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इसके अलावा साथ में कोई और काम भी चल सकता है, वो कोई तीसरा प्रोग्राम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है? मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये है कि एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स अगर एक ही टाइम पर वर्क करे तो इसे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहते हैं। एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स अगर एक ही टाइम पर वर्क करे तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज करो, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर जैसे मैंने सिस्टम चला रखा है, मैं टाइपिंग कर रहा हूं, मैं गाने भी सुन रहा हूं, ठीक है, मैंने स्कैन मतलब मैं कंप्यूटर को स्कैन भी कर रहा हूं, तो क्या ये भी मल्टी थ्रेडेड का एग्जांपल है? नहीं, ये मल्टी थ्रेडेड का एग्जांपल नहीं है, बल्कि मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है। क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो आप देखोगे कि आप टाइपिंग कर रहे हो ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, आप गाना सुन रहे हो ये मल्टीमीडिया एक अलग सॉफ्टवेयर है, आप कंप्यूटर को स्कैन कर रहे हो तो ये एंटीवायरस वाला अलग सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों क्या हो गए, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गए। तो इसका मतलब इसको हम मल्टी थ्रेडेड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे मल्टीटास्किंग।
मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है? प्रोग्राम तो एक ही है, एप्लीकेशन एक है, सॉफ्टवेयर एक है, एक ही प्रोग्राम के अलग या एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो गए, छोटे छोटे प्रोग्राम है, छोटे छोटे पार्ट्स है जो क्या कर रहे हैं, सिमल्टेनियसली पैरेलल वर्क कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे कोई भी गेम देखते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुब्बारे फोड़ने वाला गेम है, तो उसमें क्या होता है, गुब्बारे ऊपर से आते रहते हैं और आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो, निशाना लगाते हो गुब्बारे का। तो आप उड़ते हैं। ये बताइए, पिस्तौल है उसको ऊपर नीचे करने से गुब्बारे रुक जाते हैं क्या? नहीं रुकते ना। सॉफ्टवेयर तो ये एक ही है, गुब्बारे भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पिस्तौल भी आप ऊपर नीचे कर रहे हो, गोली भी दाग रहे हो, गुब्बारे फूट भी रहे हैं, सारा काम एक साथ चल रहा है। इसका मतलब ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का एग्जांपल है। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है बच्चों? मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं, इन छोटे छोटे प्रोग्राम को या छोटे छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। और एक प्रोग्राम के अंदर जब बहुत सारे थ्रेड होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, सामूहिक तौर पर काम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड। तो यहाँ पर कॉन्करेंटली का मतलब है कि एक साथ मिलकर के बहुत सारे थ्रेड काम करते हैं। तो इसीलिए हम जावा को क्या कह सकते हैं? मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि इसका यूज करके हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडेड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। खास बात क्या होगी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग की? खास बात ये होगी कि एक ही मेमोरी को सारे थ्रेड जो है वो बारी बारी शेयर करेंगे। इससे जो मेमोरी जो है वो कम ऑक्यूपाई होगी। थ्रेड की जो सबसे पहली खास बात क्या होती है, वो क्या होती है कि एक सिंगल मेमोरी को जो है वो मल्टीपल थ्रेड जो है वो शेयर करेंगे बारी बारी। इससे क्या होगी, मेमोरी जो है वो कम कंज्यूम होगी। और फाइनली आपका है डायनेमिक। जावा जो है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है। जावा जो है वो क्या है, एक डायनेमिक लैंग्वेज है, जबकि सी और सी प्लस प्लस क्या है, एक नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव का मतलब होगा ट्रेडिशनल लैंग्वेज या परंपरागत लैंग्वेज या क्लासिकल लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों डायनेमिक लैंग्वेज है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो ये हो गया गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका यूज नहीं है, जो अनरेफरेंस्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी से हट जाएगा। तो ये किस फैसिलिटी के तहत होगा? गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को रिलीज कर देगी जब उसको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो अनयूज्ड है। तो ये क्या होगी, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होगी। मतलब मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज किया जा रहा है, ऑटोमेटिक देखा जा रहा है कि कोई ऐसा तो ऑब्जेक्ट नहीं है जो फालतू में ही वहां पर स्पेस लिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो बहुत सारे फीचर है, चाहे आप डायनेमिक कंपाइलेशन की बात करें या ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, ये ऐसे फीचर्स हैं जो जावा को सी और सी प्लस प्लस से अलग करते हैं और इसको डायनेमिक बनाते हैं। तो ये बच्चों ये सारे फीचर्स थे, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे। जावा जो है वो एक सिंपल लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, हाई परफॉर्मेंस वाली लैंग्वेज है, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये सारे फीचर्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप चाहोगे तो इसकी पीपीटी की पीडीएफ बनाकर भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सर एक बार वो लास्ट के 2 पॉइंट और बताना, 11 और 12, तो डायनेमिक और वो थ्रेड वाले। थ्रेड वाला क्या? यस सर। थ्रेड के बारे में बच्चों मैंने ये कहा कि मल्टी थ्रेड का मतलब क्या होता है। थ्रेड एक तरीके से एक, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ए थ्रेड इज लाइक ए सेपरेट प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। इसका मतलब ये हुआ
कि उसके बाद में देखो क्या लिखा, वी कैन राइट जावा प्रोग्राम डेट डील विद मेनी टास्क एट वंस बाय डिफाइनिंग मल्टी थ्रेड। अब देखो क्या होगा, सपोज करो कि जावा के अंदर आपको एक प्रोग्राम बनाना है गुब्बारे फोड़ने का, एक प्रोग्राम बनाना है आपको, क्या करना है, गुब्बारे फोड़ने का एक सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, एक गेम बनाना है। तो अब एक तरीका तो क्या है कि गुब्बारा चलता रहे, इसके लिए तो एक अलग प्रोग्राम बनाओ, एक अलग पिस्टल ऊपर नीचे होती रहे, स्टेन गन, इसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाओ, गोली दागे इसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाओ, गुब्बारे फूटे इसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाओ, स्कोर दे उसके लिए अलग प्रोग्राम बनाओ। तो जावा ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हल किया। जावा के अंदर क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी होती है कि प्रोग्राम तो एक ही बनेगा। अब एक प्रोग्राम, सबसे पहले मान लो सपोज करो कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, अब उस प्रोग्राम के सबसे पहले तो टास्क डिसाइड करोगे कि टास्क कौन कौन से। तो टास्क आपने डिसाइड किया कि भाई गुब्बारा ऊपर से आएगा, गुब्बारे को फोड़ना है, पिस्टल को ऊपर नीचे करना है, स्कोर भी देना है, फेलियर है तो फेलियर दिखाना है, और सक्सेस हो गया तो उसको गुड लक देना है। तो ये सारे टास्क आपने डिसाइड कर लिए। अब आप जावा के अंदर जब प्रोग्राम बनाओगे तो आप क्या करोगे, हर टास्क के लिए क्या बनाओगे, एक थ्रेड बना लोगे, मतलब एक छोटा प्रोग्राम बना लोगे। थ्रेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर मेन मेथड नहीं होता। थ्रेड क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर मेन मेथड नहीं होता। तो आपने बिना मेन मेथड वाले क्या बना लिए, हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बिना मेन मेथड वाला प्रोग्राम बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड करते हैं। और बाद में क्या करोगे, उन सब को आप क्या करोगे, एक साथ एग्जीक्यूट करवाओगे। तो सारे टास्क, गुब्बारा चलने वाला, पिस्टल ऊपर नीचे होने वाला, गुब्बारे फूटने वाला, और सारे काम क्या होंगे, एक साथ परफॉर्म होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहेंगे। जैसे कि मैंने एमएस एक्सेल का एग्जांपल बताया कि एक्सेल के अंदर आप टाइपिंग करते हो, साथ में वो मे आई हेल्प यू वाला टैटू जो है वो भी जंप करता रहता है। इसका मतलब टाइपिंग कर रहे हो, ये एक अलग थ्रेड है, एक अलग टास्क हो गया। टैटू कूद रहा है, वो एक अलग टास्क हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कई टास्क अगर सिमिल्टेनियसली परफॉर्म करते हो तो इसे हम मल्टी थ्रेडेड बोलते हैं। और बात रही डायनेमिक की, तो डायनेमिक के लिए मैंने आपको बताया कि आपको जो है जावा के अंदर क्या होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी दी है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को न्यू ऑपरेटर का यूज करके खुद मेमोरी दी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी सी या सी प्लस प्लस में कि डिलीट ऑपरेटर का यूज करके, सॉरी सी प्लस प्लस में डिलीट ऑपरेटर का यूज करके आपको खुद को मेमोरी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। जबकि जावा के अंदर आपको ये प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि जावा के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होती है, मेमोरी स्कैन होती रहती है। और जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जिसको यूज किया जा चुका है, जिसका कोई लिंक नहीं है, जो फालतू में मेमोरी घेरे हुए, तो गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा, उसको उस मेमोरी को पहले तो चेक करेगा कि क्या कोई इसका कोई लिंक है, कोई इसको यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, तो उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा मेमोरी को। तो इससे ये काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिक जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। कंपाइल भी आप करते हो तो आप तो जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा करके एंटर कर देते हो, तो ये कंपाइल जैसे डॉट जावा फाइल अब डॉट क्लास फाइल में ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट होगी और एक ऐसे बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो ये सारे काम जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक बोल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन जल्दी बोलो, क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो टाइम आउट होने वाला है। बच्चों कोई क्वेरी है, जल्दी बोलो क्योंकि क्लास का अब टाइम आउट होगा। हेलो, यस सर। मैं कह रहा हूं कोई क्वेरी है क्या, क्योंकि टाइम आउट होने वाला है। नो सर, कोई क्वेरी नहीं है। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, यस सर, क्लियर है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।